हूँ इस सारे के सारे जो सीज़ फायर का फियास्को चल रहा है, अमेरिका, ईरान और इज़राइल का सारा जंग का जो माहौल है, उसमें जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो मीडिएशन है, सो कॉल्ड मीडिएशन, मैं तो कह रहा हूँ उसको जानबूझकर सो कॉल्ड मीडिएशन, उसको लेकर कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। ज़ाहिर है ईरान वाले खेमे में अभी तक कोई बात नहीं कही जा रही है, अफ़वाहें बहुत तरह की गर्दिश कर रही हैं जगह-जगह पर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अफ़वाहें को चलने दीजिए, असली बात ये है कि अभी मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है। हाँ, इस्लामाबाद में तैयारियाँ ज़रूर ज़ोरों-शोरों से हैं, वहाँ पर रेड कार्पेट वेलकम लोगों को दिया जा रहा है और जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जो सिक्योरिटी की टीम है, वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है इस्लामाबाद में, जो एडवांस पार्टी जिसको कहा जाता है। तो अमेरिका की जो एडवांस पार्टी है, जो सिक्योरिटी के लिए जो निकलती है, वो कल रात को ही यहाँ पहुँच चुकी थी और कल रात को मैंने अब खब को आपको मैंने खबर भी दी थी उसकी कि वो पहुँच चुके हैं वहाँ पर और उन्होंने तमाम जो जिसको रेड ज़ोन कहा जाता है, उस इलाके को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहाँ पर किसी की भी आवाजाही को बंद कर दिया गया था और वो सिलसिला आगे चल निकला था। तो मित्रों, ये है वो सब कुछ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा ये तो वो बातें हैं जो मैं आपको सवेरे के ब्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन अब जो बताने की बातें आ रही हैं, वो नई अपडेट्स हैं और वो नई अपडेट्स आपके साथ बस मैं अब शेयर करने ही जा रहा हूँ क्योंकि आप दोस्त आने लग गए हैं। जैसे ही आप लोग आ जाते हैं, तो हम लोग व्यवस्थित को आगे बढ़ाते हैं। तो मामला क्या है? दरअसल जो असली मुद्दा है, वो वहीं का वहीं खड़ा है कि 11 जी, श्रेयांश भाई ग्रीटिंग आपको भी गुड इवनिंग। तो मित्रों है क्या कि इस समय पर जो हालात बने हुए हैं, वो ये कि असली मुद्दा जिस पे बात अटकी हुई थी वो है लेबनान पर हमला। तो लेबनान पर हमला तो बाकायदा उसका इज़राइल का जारी है और हालाँकि इस बीच में ट्रंप ने उनसे ये गुज़ारिश भी की है नेतन्याहू से कि भई आप ज़रा हमले-शमले ज़रा कम करें वहाँ पे, ना करें या कम कर दें उनकी जो मारा-मारी है। लेकिन वो उस पर राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि इस सारी की सारी डील का उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। जो इज़राइल के साथ डील हो रही है उसकी अमेरिका और ईरान की जो डील है, उसका लेबनान से कोई लेना-देना है नहीं। आप ये भी जानते हैं कि ट्रंप अपने ही जाल में फँस चुके हैं पाकिस्तान को वो लिखकर जो उन्होंने ट्वीट उनको करने के लिए भेजा था, वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ उसके बारे में। आप में से जिस भाई को नहीं पता होगा आप पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूँगा। लेकिन इस समय पर मसला ये है कि अब से कुछ 1 घंटा पहले अब से 1 घंटा पहले अमेरिका से जेडी वेंस और वो जो कुशनर है, जेरेड कुशनर और विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ, ये तीनों के तीनों वहाँ से निकल चुके हैं। वो जहाज़ वहाँ से निकल चुका है 1 घंटा पहले और दैट मीन्स ये कि रफली आप लगाइए अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में रफली 12 से अगर जो इनकी सिंगल फ्लाइट जो है ली जाएगी, तो करीब-करीब 14 घंटे की फ्लाइट मानिए, 12 से 14 घंटे की फ्लाइट है, जो अमेरिका से लेकर ये यहाँ आएँगे। माना जा रहा है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी जेडी वेंस जो है वो कल ही लौट जाएँगे, कुछ घंटे की यहाँ रुकने के बाद में लौट जाएँगे और बाकी के जो लोग हैं, यानी वही जेरेड कुशनर और मैं जो दोनों फ्रॉडिये हैं, वो वहाँ रह जाएँगे। फ्रॉडिये दोनों मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जानते हैं उसको कि वो जो कुछ जेनेवा में करके आए हैं, उसके बाद में उनको फ्रॉडिये ही कहा जाता है और क्या कहा जाए। लेकिन जो भी है, भरोसा तो इन्हीं पे किया जाएगा और ट्रंप भैया ने इन्हीं को भेजा है, कौन-सा कोई गंभीर है। सो ये है, कोई और है, फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो एनीवे जेडी कुशनर जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये तीनों लोग जो हैं, अब से लगभग रफली 1 घंटा पहले एक हवाई जहाज़ से वहाँ से निकल चुके हैं और इस समय अंडर वे हैं। माना ये जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग का मतलब वही कि कोई क्या 4-5 बजे या 2 बजे जो भी है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में कभी पाकिस्तान में वो लैंड करेंगे और उसके बाद में दिन में जो बातचीत होनी है वो ईरानियों से होगी। लेकिन ईरानी कहाँ है भाई? ईरानी तो कहीं है ही नहीं। ईरानी तो कहीं है ही नहीं, वो गायब हैं और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो वही कह रहे हैं कि भाई साहब पहले जाकर वहाँ लेबनान में अपनी लड़ाई बंद करो। जब तक वो लड़ाई बंद नहीं करते हो, हमारी तरफ से कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बीच में अमेरिकन्स ने कई बार धोखा देने की कोशिश की है। अमेरिकन्स ने वो अपना जो क्या कहते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपवा दिया इस बात को कि ईरानी जो है वो पहुँच चुके हैं। अब ज़रा देखिए मतलब ये धोखे देने की कोशिश जो है वो किस तरह से करते हैं। तो इन्होंने वहाँ ये खबर फैलवा दी है कि नहीं भाई वो ईरानी तो वहाँ पहले ही पहुँच गए। ईरानी बेचारे कह रहे हम तो यहाँ बैठे हैं, हम कब पहुँच गए भई वहाँ।
तो एज यूजुअल जो टिपिकल अमेरिकी ड्रामा होता है, वो फजूल में नैरेटिव बनाने की, घटिया नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है वो जारी है दूसरी तरफ से। मैं जो जिन बातों को लेकर कुछ बातों को लेकर मुझे श्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब मैं उन बातों को लेकर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो जिसको लेकर मैं कन्फर्म हो चुका हूँ। और वो ये है कि भाई साहब, चाहे औपचारिक रूप से सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने इसको कन्फर्म किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 6.5 बिलियन मांगे हैं कि भैया हमारे से 6.5 बिलियन दो। ये बात कन्फर्म हो चुकी है। और उसका मतलब ये कि भाई साहब ये गए काम से, इनकी भैंस तो गई पानी में। यानी कि अगर 11.5 बिलियन बचने थे इनके पास में इस महीने के बाद में, 21 तारीख की पेमेंट है लास्ट यूएई की। 11 तारीख यानी कि आज क्या है, आज 10 है ना, हाँ, कल इनकी पहली पेमेंट जा रही है जो कि 4.5 मिलियन की है। इसके बाद में 18 तारीख की है जो कि 2 बिलियन की है, और बाकी हुई बची पेमेंट जो है वो 21 तारीख की है, 21 इस महीने की। तो 21 के और जी मैं वकास खान भाई, आप कोई खुदा सलामत रखे, आप जहाँ भी हैं, खुदा आपको सलामत रखे, आप अच्छे से रहें। तो शुक्रिया। सो वेडिंग पार्टी है जरा जी जी, ब्राइड का अभी तक पता ही नहीं है। अब मैं पता नहीं इसमें कौन सी को ब्राइड बोलूँ, कौन सी को ग्रूम बोलूँ, बट ऐसा ही है। वकास ब्रदर सही है, लगे रहो लेकिन लग रहा है हमारे दोस्त आ गए पड़ोस से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सो खैर, लेकिन इस बीच जो जो सच्चाई है वो ये कि जेडी वैंस जो है वो निकल चुके हैं, उनके साथ में स्टीव विटकॉफ हैं और उनके साथ में जेरेड कुशनर। वो तीनों के तीनों इस समय करीब 1 घंटा पहले उनका जहाज जो है अमेरिका से निकल चुका है। तो दे आर ऑन द वे टू इस्लामाबाद, वो लोग आ रहे हैं। और रफली उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कभी रात के, मतलब अर्ली मॉर्निंग में, कोई 4 बजे के बाद में कभी भी, या 4 बजे के आसपास कभी भी वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद में। माना ये जा रहा है कि तारीख इज एन अरबिक वर्ड यू शुड स्पीक। यार लिसो वकास भाई, पहली बात तो मुझे पता नहीं आप कहाँ से हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, एक बात। दूसरी बात एक और सुन लो कि जो उर्दू है ना, इसको कहीं तुम अपने पाकिस्तान की लैंग्वेज में समझ लेना। इसकी पैदाइश भारत में हुई थी, हिंदुस्तान में। उस समय आपके बाप दादा जो थे ना, वो पुराने वाले, वो सबके सब यहीं रहते थे। तो ये मुझे क्या सीख बोलना है क्या नहीं, ये मुझे आप जैसों से सीखने की जरूरत नहीं। सो आई यू नो आई एम टू ओल्ड फॉर दैट, सो डोंट गिव मी दैट क्रैप, ओके, कीप इट टू योरसेल्फ। थैंक यू। चलो आगे। मुझे पता है कि आप लोगों को कितना क्या आता है, मैं पाकिस्तान में आके आया हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया है तुम जैसों को, तो मुझे पता है, यू नो, डोंट डोंट टीच मी ऑल दिस, ओके। चलो, सो मित्रों, मैं आपको बता रहा था ये कि जो हमारे ये हैं अपने जेडी वैंस और जो है अपने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, द जी रिप्रेजेंटेटिव इन ट्रम्प फैमिली वो सब के सब इस समय निकल चुके हैं और वो पहुंच चुके हैं इस समय। यार ये अभय कुरोला भाई, इसका मेक्सिको से गेहूं आने का क्या ताल्लुक बना, ये नहीं समझ में आया बिना बात में, वो वैसे ही है गुरु बिहारी बाबू, वो ऐसे ही है जैसे कि जब मक्का में जोर नहीं चला तो मदीना पहुंच गए। और जब पता लगा कि वहां तो सारे जीव रहते हैं, तो उधर की निकाली और उधर की लगाई, ये चलता है ना। जिसमें यू वुड नॉट हैव बीन असले भूतनी के मादर चोद कुत्ते के बच्चे आदल गंजूर बैठ बेंच पहुंच रही है, बंद कर कुत्ते की औलाद, मारो भूतनी का, कहां से आ गया गंद, गधे वाला, चुप गधे की चले आते हैं पाकिस्तानी कहीं के। एनीवे, मतलब इनको सालों काम धाम है नहीं, फालतू वाले भीख मांग रहे हैं दुनिया में, पर यहाँ चिक चिक करने चले आते हैं फिल्मों में, पाकिस्तानी कहीं के। एनीवे, सो क्या मतलब है यार, हिंदी बोलो उर्दू बोलो, तेरे से बाप का पूछी लगाए करे साले, यहाँ पैदा हुआ तुम्हारे बाप दादा, यहाँ सब कुछ सीख के गए, हमको बताएंगे कैसे बोलो कैसे नहीं बोलो, गधे की औलाद चले। नहीं, गधे की औलाद ही होंगे आजकल, बता रहे हैं गधे डबल हो रहे हैं हर साल वहाँ पे। तो एनीवे, तो भाइयों मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये तीनों कार्टून जो है वहां से निकल चुके हैं, जिनमें से एक जो है वो कल ही वापस हो जाएगा कुछ घंटे बाद, जिसका नाम है जेडी वैंस। तो मुझे पता ही नहीं कि दरअसल वो आ क्यों रहा है। अगर उसने बातचीत में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो वो आ क्या रहा है, खाली इनको संतोष देने के लिए कि देखो देखो मैं आ गया, है ना, बचना है हसीनो, लो मैं आ गया तो ये वो कुछ उस तरह का डायलॉग बोलता हुआ यहाँ पे आ रहा है जेडी वैंस, और जो कि कल ही वापस हो जाएगा, बात खत्म हो गई, है ना, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए कि होना क्या है। होना अब इस बीच में ये है कि मान लीजिए, पहली बात तो ईरानी यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, और ईरानियों ने बड़ा साफ कह दिया है कि जब तक
आप लेबनान में बॉम्बिंग बंद नहीं करते हैं, लेबनान में आप पीस लेकर नहीं आते हैं, वहाँ पर हमले करने बंद नहीं करते हैं, तब तक हम वहाँ नहीं आएँगे, एक बात। दूसरी बात आपको मैं जो बता चुका हूँ वो ये कि ट्रंप के बाप के बस का नहीं है कि नेतन्याहू को किसी तरह का हुक्म दे सके, उसके बाप के बस का नहीं है। ना नेतन्याहू उनकी सुने, क्यों? उसकी अपनी जान की पड़ी हुई है, उसकी अपोजिशन पार्टियाँ उसकी जान खा रही हैं और दूसरी बात ये कि उसके केसेस खुल रहे हैं संडे से। तो भाई वो तो इतने हमले करेगा जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना उसकी ज़मानत है। बड़ी सीधी-सी बात है, कहाँ इसका जितना ये बढ़ेगा उतनी ही उसकी ज़मानत है, वो वहीं अटका रहेगा। तो अब देखते जाइए ज़रा कि इसका बनना क्या है। दूसरी बात जो मैंने आपको कन्फर्म की, जो मुझे अभी जिस समय मैंने जेडी वैंस की फ्लाइट को कन्फर्मेशन किया है, उसी समय मुझे ये कन्फर्मेशन आया कि सऊदी अरब ने वाक़ई में 6.5 बिलियन माँग लिए हैं। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से बात सुन रहा था, पर मैंने कोई ऑफ़िशियल सोर्स से नहीं सुना था। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाक़ई में ऐसा हुआ होगा, और क्योंकि अभी तक कोई सऊदी अरब से इस तरह की कोई आवाज़ तो आई नहीं है। लेकिन अब मुझे ये कन्फर्म किया गया कि भाई ऑफ़िशियली इनको बता दिया गया है कि हमको 6.5 बिलियन वापस दो। बिकॉज़ वो इनसे आई थिंक उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है, 6.3 या 6.5 ये डिफरेंस है। तो जो अमाउंट माँगा है सऊदियों ने पाकिस्तानियों से, वो 6.3 से 6.5 के बीच का कोई अमाउंट है। सो व्हाटएवर इट माइट बी। तो जो भी इनका गुणा भाग हो, मुझे पता नहीं है। तो ये चक्कर चल रहा है, तो ये कन्फर्म्ड है कि उन्होंने ये पैसे माँगे हैं। अच्छा, इसके बाद में जो एडिशनल इनके ऊपर जो कलेश पड़ने जा रहा है, वो है यूएई से इनके निकाले जाने का। तो कोई 20 लाख लोग हैं इनके वहाँ पे, 20 लाख लोग हैं। तो आज सवेरे मैंने देखा कि वो हमारे क्या नाम है उनका, कमर चीमा साहब बता रहे थे कि भाई हिंदुस्तानियों को तो हमारा साथ देना चाहिए, हमारे इंडिया वालों को, हम तो उनकी नौकरियां बचा रहे हैं, हमारी नौकरियां बचा रहे हैं। अबे बात तो सुनो उनकी, हमारी नौकरियां बचा रहे हैं। अबे कमीनों, तुम निकाले जाओगे, तुम्हारे आदमी निकाले जाएंगे तो हमारे आदमी जाएंगे, तुम तो निकलो वहां से। तो वो कह रहे हैं कि देखो हम तो आपकी नौकरियां बचा रहे हैं, क्योंकि वहां से पैसे ही तो आएंगे, तो आपके लोग वहां जो हैं उनकी नौकरियां बचेंगी। भाई हमारे आदमियों की नौकरियां तो तब बचेंगी जो तुम्हारे आदमी की नौकरियां जाएंगी। तो तुम्हारे वालों की नौकरियां हमारे आदमी जाके लेंगे। और तो सीधी सी बात है, इनको समझ नहीं आ रही, पर जो भी है आ जाएगा समझ में कि चीमा साहब को हमारे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है। उनको पीस करानी हो तो कराएं, न करानी हो न कराएं, उनके बस की हो तो कराएं, न करानी हो न कराएं, लेकिन हमारी जान न खाएं, हमारे ऊपर एहसान न करें ये कह के कि नहीं जी हम तो हिंदुस्तानियों के लिए यहाँ पे जो पीस करवा रहे हैं ताकि उनकी नौकरियां बच जाएं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आप अपनी जो ये नैरेटिव बनाने की जो सलाहियत है वो अपने पास ही रखिए, हमें नहीं चाहिए। तो मित्रों हो क्या रहा है, अब ये कहानियां गढ़ रहे हैं कि कैसे इस सब चीज़ से बचा जाए, लेकिन जो असली मुश्किल आ रही है वो क्या है? असली मुश्किल आने ये जा रही है कि कल को मान लीजिए कि भगवान न करे, किसी तरह से जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण ईरानी वहां आ ही जाते हैं, कोई फोटो ऑप हो जाता है और कोई समझौता नहीं भी होता है, तो आप ये देखिए कि टोटल टाइम 15 दिन का है। इस बीच में मरीन्स लगातार वहां पर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में इस समय तक करीब 2,500 मरीन्स फालतू की आ चुकी हैं। ओनली अ चाइल्ड कैन इमेजिन हाउ वीक सऊदी अरेबिया इज टू अटैक सिविलियंस। अब ये बात कहाँ से आ गई यार? कुरविला भाई आपको क्या हो गया आज यार? कुछ ऐसे बोल रहे हो ना समझ में आए। इट्स ऑन सिविलियन मीन्स क्या मतलब बना इसका? कि मतलब व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप बात कर रहे हैं वो क्या है? सो एनीवे, तो अब क्या हुआ है, ये सिलसिला चल निकला। अब देखिए कि अगर मान लीजिए इनके ये 20 लाख लोग वहाँ से निकलते हैं और वापस आते हैं पाकिस्तान, तो फिर ज़रा ये कल्पना करिए कि क्या उनकी नौकरी पेशा का कोई इंतज़ाम है पाकिस्तान में? हो या ना हो, हमारी बला से कम हमारे लोगों को तो मिलेंगी ना। उतने लोग हमारे यहाँ से नए जाएँगे, जिनको वहाँ पे यूएई में नौकरियाँ मिलेंगी। भई किसी भी तरह से अगर वहाँ जब भी पीस आती है, तो आप ये मानकर चलिए कि जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ चलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा डेमोलिशन हुआ है। और नतीजन ये है कि बहुत सारी, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हमारे बैठी हुई ना एलएनटी बैठी हुई है, तो हो सकता है कि एलएनटी वालों ही अपना कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मारना शुरू कर दें उठा के, बिकॉज़ चीज़ें बदल रही हैं भाई। अब अमेरिका वाली बात वो नहीं रह गई है, और हमारे भी रिलेशन यूएई में बहुत अच्छे बन चुके हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि रिकंस्ट्रक्शन के ठेके हमारी भी आने शुरू हो जाए, और हुए तो जाहिर है कि लेबर हमारी जाएगी। तो वो मज़ा हो रहा है ज़रा देखने का। प्लस देखना ये होगा कि इस लड़ाई के बाद में सऊदी अरेबिया जो है वो क्या रुख अपनाता है।
अगर वो इनसे पैसे माँग रहा है साढ़े 6 बिलियन, तो आप ये मानिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों की इकोनॉमी का धड़ाम छत्ता हो जाएगा, यू नो ये 11.5 से 6.5 पर आना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और ये भी कि 3 महीने बाद जो अगली किश्त आनी है इनकी उससे आईएमएफ से, उसके लाले पड़ जाएँगे इनको। प्लस जो इनके रुपए का रेट है वो न जाने कहाँ जाएगा, 400 पार करेगा फिर डॉलर पाकिस्तान में। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड राइट नाउ अभी इस सारे को लेकर, लेकिन जो देखना ये होगा कि कल की इनकी बातचीत जो कल सवेरे शुरू हो रही है उसका क्या होगा। ये क्या है, मोदी मेड में एक कौन है, मोदी मेड वेरी कौन है, पाकिस्तान सेड टेक इट। पता नहीं मतलब कॉन्टेक्स्ट टेक इट मतलब क्या हुआ इसका? मोदी मेड मेनी कॉन्टेक्ट्स एंड पाकिस्तान सेड टेक इट, ये क्या मतलब बना इसका? एनीवे, सो आई मीन राइट अ फुल सेंटेंस कुलबुल भाई, राइट अ फुल सेंटेंस बजाय कि एब्रिविएशन में लिखने के। सो ये है किस्सा दोस्तों। मुझे सीरियसली लगता है कि दिस प्लेस इज हेडिंग फॉर सम वेरी गुड टाइम्स। जो हमारा ये पूरा का पूरा रीजन है यहाँ पे, अगला साल एक जो है वो आपको ब्लॉग के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, या मसालेदार आपको खबरें मिलेंगी। और खूब तुम, मैं क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया तुमको? मैं क्यों ट्रांसलेट करूंगा? अजीब है। व्हाट एम आई ट्रांसलेटिंग भाई? व्हाट द हेल? देन माय ड्रीम विल बी फुलफिल्ड इफ 300 भाई साहब, 400 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बातें कर रहे हो? अगर ये 6.5 हो गए गए हाथ से, ये 6.5-7 पर आ गए, 6.5-7 बिलियन पे आ गए, तो आप इनका इनका रुपया 400 पार करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप 300 पे? ये ना 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 ना, ये मैनिपुलेशन है। आईएमएफ ने ऑलरेडी इनको कह दिया है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं 180 पे रख के, और ये 180 का रेट नहीं है, और आप इसको मार्केट पर छोड़िए। ये बात तो ऑलरेडी अभी जो आईएमएफ आया है, इसने जो अभी शर्तें लगाई हैं उनमें बात कही गई है, और पाकिस्तान ने ये राइटिंग में माना है उनसे कि इसको मार्केट पर छोड़ा जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ जाता है, बट ये दिस इज नॉट हैपनिंग, ये इस तरह से नहीं चलेगा। तो आप देखते जाएं। बट मैं कहने की कोशिश दोस्तों आपसे ये कह रहा हूँ कि इन दिनों में जो 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 सिलसिला नया नेचर निकला है वो ये है कि ये जो 20 लाख लोग हैं पाकिस्तान के, वहां पर उनको खतरा हो चुका है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी खतरा हो रहा है। ऐसे नहीं भाई, गुरुया साहब प्लीज डोंट गिव मी दिस नॉनसेंस। आप एज्यूम मत करिए चीजों को मेरे पर प्लीज। व्हाई व्हाई एज्यूमिंग कि मैंने ट्रांसलेटर ऑन कर रखा है? मैं क्यों करूंगा भाई? आई कैन रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो डोंट गिव मी दिस नॉनसेंस। एंड व्हाटएवर यू हैव टू थिंक यू थिंक, मुझे इसे मत बताइए प्लीज, यू वेस्टिंग माय टाइम। So, दोस्तों, please don't mind, but you're forcing me to say this, unnecessarily। अच्छा चीजें, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि जो यूएई वाला किस्सा है उस पर, और फिर हमें आना है सऊदीया की तरफ को। लेट्स कीप इट ऑन सब्जेक्ट कुरुला भाई, लेट्स कीप इट ऑन द सब्जेक्ट, नॉट रियली कि मैं क्या कर रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, इस पे ना रखें उसको। सो दिस इज हाउ इट स्टैंड्स राइट नाउ कि द ट्रेवल इज ऑन द वे। मगर होने वाला यहाँ मुझे कुछ यूं नहीं नजर आ रहा है कि जो असली पार्टी है वो तो यहाँ से गायब है भाई। इजराइल जो है जिसने हमला किया है, वो तो ये कह ही नहीं रहा कि हम इसमें शामिल हैं। ना तो वो ये कह रहा है कि नूपुर हांडा जी कहते हैं सर थोरियम नीडेड ओनली बाय इंडिया एंड नॉट बाय यूएसए एंड चाइना। ये किसने कहा? हु सेड दिस? बल्कि आपको आज मैं इसके ऊपर अभी बाद में ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम करने वाला हूँ। आईएईए ने उसकी तारीफ की है कि जो हम थोरियम की तरफ को जा रहे हैं, तो दैट ही हैज बीन अप्रिशिएटिंग इट। आज उनका स्टेटमेंट भी आया इसके ऊपर, तो आई डू अ प्रोग्राम ऑन दैट। डॉक्टर साहब आ गए हमारे साथ में, डॉक्टर हेमंत साहब। When will this ceasefire drama end? What kind of drama is going on? It feels like a भागम भाग मूवी। ऐसा ही है गुरु। डॉक्टर साहब यही चल रहा है। अब मैं इसका क्या कहूँ, मतलब मी एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, हमको तो बस यूं ही चलना है। इनफैक्ट बड़ी अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग पैदा हुए हैं, कुछ व्लॉगर्स, जो पहले किसी चैनल में, नाम नहीं लूंगा मैं यार, जो पहले किसी चैनल पे काम करते थे, और उनको अचानक ये बड़ी तकलीफ हुई है कि साहब मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, और ईरान ने इंडिया को बल्कि मोदी को पनिश किया है। अब मैं तब सवेरे से, बल्कि दोपहर को मैंने वो देखा है उनका प्रोग्राम साहब का, और तब से मैं सर खुजा रहा हूँ कि यार ये क्या, न्यूक्लियर एनर्जी 80 रुपीज पर यूनिट पर, कोल पावर इज ओनली 2 रुपीज पर यूनिट, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई हैव नो टेक ऑन दिस भाई मेरे। पहली बात ये आपका कहना है, और न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा से इनिशियल स्टेज पर महंगी ही होती है। न्यूक्लियर एनर्जी का जो रेट डाउन जाता है वो ओवर द टाइम जाता है। ये आप यूरोप में भी जाकर चेक कर लें, जब वहां चलती थी न्यूक्लियर एनर्जी, वहां भी शुरू में महंगी ही थी। दिस इज हाउ इट वर्क्स।
न्यूक्लियर एनर्जी गेट्स चीपर ओवर द टाइम। उसको लोगों को या तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ता है या कुछ और, 80 रुपए की कोई ना यूनिट कोई इंडस्ट्री में ले सकता है, ना कोई रेजिडेंशियल इलाके में ले सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सो इट माइट बी टर्निंग आउट लाइक दैट, क्योंकि दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। न्यूक्लियर एनर्जी में जो पैसा लगा हुआ होता है उसमें इनिशियल कॉस्ट जो आती है वो महंगी ही आती है। दुनिया में जहाँ कहीं भी बनाई जाती है वहां भी महंगी आती है। इंडिया में कोई नई चीज नहीं हो रही है, वो ओवर द टाइम फ्लैट आउट होती है, डाउन होती चली जाती है। तो इनिशियल स्टेज पे या तो गवर्नमेंट वहां पे इस तरह से रखती है कि सप्लाई करे, या अदरवाइज सब्सिडी दे, या कुछ और करना पड़ता है उनको। दिस इज हाउ इट वर्क्स। डोंट यू नो हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी हैव बीन यूटिलाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब? यस सर जी, आई नो एग्जैक्टली अबाउट who you are talking about. 2 रुपये सर, या क्या कहें। हाँ, कुरुविला leans towards the left. I have seen him in on many channels. अच्छा, अब whatever, ये घंटा, who told you this? That's why electric bill. अच्छा, this is your assumption, bhai. Your point is well taken. Thank you very much for your point. But your point will have its pant taken out, when it comes here. I mean, आपको क्या लगता है? I mean, out of my mind. कौन इस कंट्री में है, रिलायंस भी देगा क्या 80 रुपए पर यूनिट के? गवर्नमेंट गिर जाएगी महाराज इस देश में। मैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कुछ भी। कम से कम you might have your information correct, you might have your mathematics correct, but just imagine the practical part of it. Who on earth can afford that in India? 80 rupees, क्या मतलब है यार? Unnecessarily, this is not happening, bhai. This is not, you can't sell this crap to me, have some sense, कुछ कोई सेंस की बात करो यार। जमीन पे कैसे इसको अप्लाई करोगे? Any government, asking for that kind of a rate, do you think it will survive a day? What are you talking? Anyway, दोस्तों, I'm sorry यार, दोस्तों मैं क्या करूं, मतलब कुछ लोगों को बस क्या कहा जाए, I don't know where do you get your ज्ञान from, किताब से पढ़ने से नॉलेज नहीं आती भाई। नॉलेज वही होती है जो प्रैक्टिकल जमीन पे काम करे, वरना वो किताब पे रह जाती है बस। इट डजंट वर्क। अच्छा, तो ये रिलायंस इज चार्जिंग फॉर इट्स इलेक्ट्रिसिटी 24 रुपीज पर यूनिट, तो मुझे बताओ 80 क्यों नहीं चार्ज कर रही? उसमें आओ ना फजूल में। लिसन, इट्स ओके, लेट इट बी। आई थिंक कुरुविला, इफ यू कीप क्रिएटिंग नॉनसेंस, if you don't come to the subject, I'll have to block you. I'm sorry. Just remember that. I cannot afford to go through this nonsense of yours. Stick to the subject that we are talking about. If you don't have to say anything on this, either keep silent or you will be blocked. I'm not looking for subscribers like this. और कभी कहते हैं ट्रांसलेट कर रहे हो, why are you translating? What nonsense? You have translator on. I mean, what crap are you talking about all the time? So what is your point? Damn it! Don't waste my time. Get lost. You talk about it anymore, I'll block you. Simple. I'll get back to the subject. All right. अपने भैया क्लास ऐसा मामला होता है. You can't take it for granted. I'm not begging for any subscribers. कोई आ जाए ठीक है, नहीं आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं. It's okay. So all right, दोस्तों, तो ये this is how the game is right now. I'm sorry about the disturbance, because these kind of people, they actually take the energy out, and I get disturbed because I'm not here to please everybody. भाई ऐसा है, तुझे कोई ट्रांसलेट नहीं कर रहा, चाहे ना कर, मैंने कोई ट्रांसलेट कर रहा तेरे को, पर हो ओके। I have no need to translate you. Who are you, damn it? Okay, friends, let's keep it out. I think I'll leave the comments. I'll not take them. Simple. All right. So this is how it is, दोस्तों, कि now the JD Vance is on the way. He's coming to Islamabad and along with Kushner and Bitkov. And अब देखने की बात ये आ रही है, जैसे मैंने कहा, कि how the Middle East takes it, because उनकी इच्छा ये थी, Saudis, what Saudis wanted was, and what UAE people wanted was, कि things should go on with Iran as they were, and they were pushing US for this. वो अमेरिका को इसी बात के लिए पुश कर रहे थे कि वो बेसिकली यहाँ पे हमले जारी रखें, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में है। अच्छा, अब जब से यूएई ने पैसे मांग लिए हैं पाकिस्तान से, तब से एक और मुद्दा शुरू हो गया है। अब इन्होंने यूएई को गाली देनी भी शुरू कर दी है।
नहीं भैया इसमें कोई जो 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 है वो 2 दिन की है, 2 दिन और वेट करिए इस वीकेंड पे मज़ा आ जाएगा आपको। कि पाकिस्तान को जो अटेंशन मिल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है कि इन्होंने एक्यूज़ करना शुरू कर दिया है जब से यूएई ने पैसे माँगे हैं कि भई ये हमारे यहाँ बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ गवादर में जो है, जो हमारा पोर्ट है, यानी कि जो पाकिस्तान का पोर्ट है, उसको नहीं चलने दे रहे हैं, उसको मतलब आप सोचिए, आप किसी से पैसे लेके अपना घर चला रहे हो और उसी को आप ये कह रहे हो कि दरअसल ये हमारा घर चलाने में हमको तंगी दे रहा है। तो वो हालत है। मतलब 1996 में भाइयों ने पैसे ले रखे हैं उनके 450 मिलियन, कह रखा है उनको कि हम आपको अगले साल दे देंगे। वो अगला साल आज तक आया नहीं है। उन्होंने माँग लिए तो कह रहे, "ओए हमने तुमको बनाया है।" कैन यू बिलीव इट? पाकिस्तान सेनेटर सेइंग ऑन टेलीविजन, बेचारा यूएई उसको पैसे कम पड़ गए हैं ईरान की मार खाते-खाते, तो वो बेचारा पैसे माँग रहा है हमसे, इसको हम दे ही देते हैं पैसे। जस्ट इमेजिन द एरोगेंस, इवन द बेगर्स हैव एरोगेंस, इवन द बेगर्स हैव एरोगेंस। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो फट गई और क्या? वो और क्या करेगा? जब इज़राइलियों ने धमकी देनी शुरू कर दी कि तुझे देख लेंगे साले, तो भागे और बंद कर दिया ट्वीट। मुझे एक बात बताओ दोस्त, हेमंत डॉक्टर साहब, कि क्या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ये औकात होती है कि वो कोई ट्वीट भी करे? बिना आर्मी चीफ को बताए हुए, बिना पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बताए हुए वो कोई ट्वीट करे, ये पॉसिबल है क्या? मतलब ये वो आदमी है जो हर बार इलेक्शन हार रहा होता है, हारते इलेक्शन में वोटिंग जब चल रही होती है और इसके वोट कम पड़ रहे होते हैं, तो ये फ़ोन करता है आर्मी चीफ को, बाजवा को लास्ट में किया था कि भाई मुझे बचाओ, आपके होते हुए मैं इलेक्शन हार जाऊँगा क्या? तो जीत गया, इलेक्शन जीत गया तुरंत। सो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल क्रेज़ी ड्यूड। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। उनको आँख मूंद के वहाँ पे फिर जिता दिया जाता है। ऐसा आदमी मुझे बताइए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या बोलेगा? और बोलता तभी है जब उसको बोलने के लिए कहा जाता है। He does everything that he is told to do. ही आप जिस कंट्री का आप खुद सोचिए, जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट जो है वो कॉपी पेस्ट करके करता हो, तो कुरुवेला जी, आई हैव नो आंसर्स टू योर नॉनसेंस। ओके, दैट्स ओके। यू स्टे और गो व्हाटएवर, आई डोंट हैव टाइम। So, what foolish questions are there? So, all right. So, you see, अब इनको जो है, I mean, it's terrible. What kind of कोई तो brain हो questions में, you know? So, who told you USA attacked? USA followed. It is Israel attacked. It is Israel which was coming, and USA accompanied them. So, who attacked Iran? Israel attacked. You know, I think ये वही मुझे लग रहा है कि this is what I'll have to do. I'll have to just block him. That's it. If he keeps continuing like this, I'll have to block him. I have no other option. तो I don't know who it is. And डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग इसको कैसे जानते हैं, इस तरह के कार्टूनों को? Anyway, so खैर, तो उन्होंने अब इनको एक्यूज़ करना शुरू कर दिया है यूएई को कि भई ये बीएलए को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अभी तक टीटीपी का नाम नहीं लगाया है, दैट इज़, ये थोड़ी-सी दया कर रखी है। बट गवादर को उन्होंने कहा है कि गवादर का जो पोर्ट हमारा बन रहा है, उस पोर्ट से यूएई का बिज़नेस खराब होता है क्योंकि हमारे पास डीप सी पोर्ट है। सो अपनी मम्मी से आके पूछना कौन है ईरान? चल परे यहाँ से भूतनी के। भाग, गधे की औलाद। सो ओके, सो ऑलराइट। सो मित्रों, मैंने कर दिया है, एक को लॉक किया ना, अब उनका ही नंबर अगर दोबारा इन्होंने ये किया तो यही मुझे करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इज़ नॉट साइलेंट सर, पाकिस्तान इज़ नॉट साइलेंट। ओके, सो मित्रों ये सब है। तो गवादर को वो कहते हैं कि हमारा डीप सी पोर्ट है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, और इसलिए जो यूएई है उसको डर है कि भाई सारा जो ट्रेड है वो हमारे पास से वहाँ चला जाएगा। मुझे बताओ, चाइना जैसा कंट्री, अगर चाइना जैसा कंट्री ग्वादर को बैक कर रहा है, उसके बाद में वहाँ ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें यूएई क्या कर रहा है? और क्या यूएई इतना ताकतवर हो गया है आजकल कि वो चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट करेगा? आई मीन समबडी हैज़ टू टेल मी दिस। ये जो कमर चीमा जैसे जो लोग हैं जो ये बात बोलते रहते हैं कि नहीं हमारे गवादर से लोग जलते हैं, तो कोई बताएगा कि अगर गवादर जो है वो चाइना ने ले रखा है 40 साल के लिए अब तो ज़रा समझाए कोई मुझे कि कैसे चाइना के इंटरेस्ट को सऊदी अरब या यूएई नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि उनके तो अपने इंटरेस्ट जो है वो चाइना से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब ने उनसे 30 साल की डील कर रखी है, 30 ईयर्स की डील कर रखी है, वो भी युआन में।
तो मुझे बताइए कि क्यों कर जो है वो उनको किसी तरह का फ़ायदा होगा अगर वो चाइना के हितों का नुकसान करेंगे तो? तो आई एम नॉट नो आइडिया कि ये इस तरह की बातें वहाँ पर क्यों बोली जा रही हैं, यू नो? सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो लेट्स सी कि अब और जहाँ तक इनका फ्यूचर की बात है कि भाई इनकी टॉक्स का, आई डोंट थिंक इट्स हेडिंग एनीवेयर अनलेस जहाँ पर दूसरी पार्टी आए। दूसरी बा अच्छा, एक और बात है कि जो बायलैटरल राम-राम चिंटू भाई, तो जो ये जो बायलैटरल अरेंजमेंट हो रहा है बातचीत का, यानी कि ईरान और अमेरिका का, तो भई अगर लड़ाई 3 देशों की है, तो समझौता 2 लोगों में कैसे हो रहा है? और वो तीसरे वाले को कंट्रोल कौन करेगा? तीसरे की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अभी मैंने शाम को अभी एक अमेरिकन एक्सपर्ट से ये सवाल पूछा। मैंने कहा भाई अगर ये पीस डील मान लीजिए कि मान भी ली जाती है कि इन सबके बीच में ये क्या है कि यहाँ पे जो अगर कोई डील हो जाती है, पीस डील हो जाती है, क्या कहते हैं इस्लामाबाद में, तो इस पीस का गारंटर कौन होगा? मज़े की बात है, उनको कोई जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने कहा कि यार इसके ना एक गारंटर पाकिस्तान है, दूसरा टर्की है, तीसरा इजिप्ट है। अब ज़रा सोचो दोस्तों कि पहली बात मतलब क्या पिद्दी का शोरबा कि भई पाकिस्तान की गारंटी कौन-सी गारंटी होती है? पाकिस्तान किसकी गारंटी दे देगा और कैसे दे देगा? और फिर देन उसके बाद में जमाल फैज़ साहब गुड इवनिंग एंड देन आप ये देखिएगा कि इनको आप वहाँ देखें इजिप्ट या टर्की। अब ये टर्की वो कंट्री है भाई, जिसके साथ इज़राइल वैसे ही दुश्मनी कर रहा है और कुछ महीने डाउन द लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद डाउन द लाइन, ये भी तय है कि टर्की और इज़राइल की लड़ाई होनी तय है। और ये भी तय है कि उससे पहले-पहले अमेरिका नेटो से निकलेगा, ताकि वो इज़राइल के साथ में जाके लड़े और टर्की को मारे। ये भी तय है। तो डॉक्टर साहब सही है। तो ये किस्सा है। आई रियली डोंट नो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया और एक नाम भी रख लो बड़े भाई के एक नाम भी रख लो कसम आपको बोलने में अब मैं क्या नाम बोलूँ? KGFGIH मैं क्या क्या किया जाए आपका, है ना? तो कोई नाम हम रख लो, अच्छा, बुरा, सही, गलत, नकली, असली कुछ तो रख लो यार। सोशल मीडिया पे ही सही। तो क्या कहा जाए? सो मित्रों ये चल रही है कहानी इस समय पर और जहाँ तक बची बात पैसे की तो मैंने आपको बताया कि टोटल पड़ा हुआ है इनके पास अभी ज़्यादा नहीं, कुछ कोई 16 बिलियन पड़ा हुआ है। उस 16 में से आपको मालूम है कि ये 3.5 तो निकल ही रहे हैं भैया तुरंत। 8 तारीख गुज़र चुकी है। ये क्या है आज 8 हाँ, तो आज 10 तारीख हो चुकी है। यानी कि 1 बिलियन आई थिंक 1.3 बिलियन जाना था। 1.3 बिलियन वो निकल गया। यूरो बॉन्ड मैच्योर हो चुके हैं। तो वो अ, तो इससे क्या यार कुरोला इस बात का क्या मतलब है? तुम ये कमेंट्स क्यों लिख रहे हो? कौन क्या करता है, क्या नहीं करता हमको मालूम है यार। ये किसको जानकारी दे रहे हो? बिना बात में। सो रियली अब है क्या दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि अजीब लोग हैं दुनिया में मैं मतलब कुछ लोगों को हम लोग जब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम करते थे दोस्तों, तो हमारे यहाँ बहुत सारे राइटर आते थे। मैं हिंदी के और अंग्रेजी के बड़े सारे लेखकों को यहाँ के जानता हूँ भारत के क्या विदेश के ज़्यादा मगर जानता हूँ सबको। तो हमारे यहाँ कई तरह के लेखक आते थे। एक आते थे जो नॉवल लिख कर लाते थे, अपना दे आते थे, मैन्युस्क्रिप्ट दे आते थे, उसको हम लोग एडिट करते थे और पब्लिश करते थे जिस भी फॉर्म में वो आता था। एक दूसरी फॉर्म होती थी कि जो बस लिखे चले जाते थे, मतलब लिखना शुरू किया तो आप 450 500 पेज का नॉवल लिख दिया उठा के भाइयों ने। और आप जब एज़ अ पब्लिशर उसको देखते थे, तो लगता था हे भगवान! मतलब इसको कौन खरीदेगा? 500 पेज, 550 पेज कौन पढ़ेगा? तो उनसे आप पूछिए, तो वो उसके जवाब में कहते थे, "नहीं सर, ये इतना ही रखिएगा, इसको काटिएगा मत, कुछ काटने के लिए मत कहिए, क्योंकि ये जो है ना लोग जानते थे कि उपन्यास ये हो सकता है। मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि उपन्यास ये हो सकता है।" मैंने कहा, "अच्छा भैया, तो मेरी कीमतें क्यों दिखाओगे? मैं क्यों पब्लिश करूँगा इसको? किसी और को पब्लिश कराओ।" तो मुझे क्यों भुगतान करना पड़ेगा इतने सारे पेजों का? मगर वो कौन समझेगा? इस सारे के सारे में जी जी कुरविला साहब गुड बाय। आई थिंक यू डिजर्व इट। सो सॉरी दोस्तों, आई हैड टू जस्ट ब्लॉक हिम। दिस इज नॉनसेंस। आई मीन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। आदमी पता नहीं क्या क्या बकवास किया जा रहा है और समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहा है।
सो ऑलराइट दोस्तों, तो ये था सिलसिला। तो वो क्या करते थे, ऐसे लोगों को हम लेखक नहीं कहते थे, उनको हम लिखाड़ कहते थे। वो लिखाड़ होते हैं, लेखक नहीं होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली कुछ लोग ऐसे ही आते हैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट्री करते हैं। मतलब वो कुछ भी लिखते रहेंगे, मतलब कुछ भी। आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, कोई और थीम हो आपका, लेकिन उन्होंने अपनी राम कहानी अलग ही सुनाते शुरू रहेंगे, यू नो, जय सिया राम। अखबार की हेडलाइन डालनी शुरू कर देंगे। क्यों? समहाउ अपना नाम जाना चाहिए सामने। अपना नाम देखना है भाई, एक चैनल खोल ले अपना, जान छोड़ हमारी, दुनिया को खून पी रहा है, ना बात नहीं। एनीवे, सो मित्रों, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि इस समय जो चल रहा है इनके बीच का, वो पैसे का खेल है, और वो पैसे का खेल कहीं जल्दी खत्म होने नहीं जा रहा है। और आपको जो रिस्पॉन्स है नज़र आता हुआ आएगा, जो सऊदी अरब का और यूएई का, वो सिर्फ एक लेवल पे नहीं नज़र आएगा। आपको जो नज़र आएगा वो मेजरली अलग नज़र आएगा, उस तरह से कि इनके लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है। यूएई में सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वहाँ लोगों को इस समय बुलाया जा रहा है, कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सिलसिले ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो इनका वो सिलसिला है, प्लस जो इनकी नौकरियाँ, क्योंकि इकॉनमी अब डाउन है, तो वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छा है, ये सबके सब की जो है वहाँ नौकरियाँ छूटेंगी और रिप्लेसमेंट जाएँगी। और मेजॉरिटी रिप्लेसमेंट जो है, जो अब तक का यूएई वगैरह का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो यही कि वो भारत से मुसलमानों को लेंगे हमारे यहाँ के जो है। तो अब भैया हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, उनकी किस्मत खुलेगी, अच्छी बात है, क्या बुराई है? जाएँ अपने बच्चे और वहाँ जाके ऐश करें। हमारे यहाँ के मुस्लिम बच्चे ही जाएँ, उसमें क्या बुराई है? कम से कम जाएँगे वहाँ पे, पैसे कमाएँगे, अपने घर भेजेंगे, उनके घर में बढ़िया बनेंगे, हमारी बला से अच्छी बात है, यू नो, देश में पैसा आएगा अपने। एंड लेट देम। अब माना ही जाता है, यूएई वाले कहते हैं कि जो हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं, जो जो मुस्लिम हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, ज़्यादा जम के काम करते हैं, बजाय उसके कि यू नो, ईद उसके नाम पे क्या कहते हैं, नमाज के नाम पे छुट्टी ली, अब बोला 3 घंटे के लिए गायब हो गए। तो वो लोग वो सब कम से कम इंडिया वाले नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ से लोग जाएँ, ना कि अब इनकी औरतें जाती हैं तो वहाँ प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो जाता है। कोई हज के लिए जाता है तो प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर देता है। आई मीन अजीब लोग हैं यार भाई। तो पता नहीं कैसे रिलीजन, क्या कहा जाए, यू नो। एनीवे, तो ये सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, चलने दो साले को हमारी बला से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, यूएई वाले कहते हैं कि ऐसा होता है। सर, वन क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज डिपोर्टेड देन हु पेज फॉर हिज एक्सपेंसेस? वो तो उसी अकाउंट से काट लेंगे भाई। उन्होंने तो वही के वही उसके अकाउंट से काट लेने हैं। बाकी उसके हाथ में जो देंगे वो इतना ही देंगे, और क्या है कि जो तेरा बचा हुआ अमाउंट है ये ले और भाग। तो ये सिलसिला चलते हैं, और अदरवाइज जो उसकी कंट्री है वो पे करती है। अगर मान लो बाय एयर भेज रहे हैं, तो जो उस कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो उसको पे कर रही होती है। वो गवर्नमेंट लोकली फिर इनसे वसूलती है, इनके घर वालों से वसूलती है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। अदरवाइज तब तक के लिए उठा के जेल में डाल देंगे, उठा के तब तक के लिए पड़े रहो जेल में। तो दैट इज इट। ये मित्रों किस्सा होता है इन सारे के सारे कलेशों का, जो वहां जाकर इस तरह की गंदगी फैलाते हैं। इनका अल्टीमेटली ये निकलता है। पर फिलहाल जेडी वैंस इज ऑन द वे। मैं बड़ा सुबह से इंतजार कर रहा था कि जब तक कोई ग्रीन सिग्नल ना मिले, या जेडी वैंस को यह ना लगे कि हाँ वाकई में जाना चाहिए, ना जाना चाहिए, तैयारी यहाँ पूरी ना हो जाए, तो अब एक और का शुक्र है, अमेरिका में बहुत से लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जेडी वैंस का जहाज आराम से इस्लामाबाद में उतर जाए, इस्लामाबाद में उतर जाए, कहीं रास्ते में इजराइल ने ठोक दे। क्योंकि यही बंदा है जो हमारी लड़ाई को विरोध कर रहा था, इसको ठोको साले को। तो आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल। पता नहीं क्या हो, भगवान करे सब ठीक हो जाए। ओके, आई मीन पाकिस्तान टू बिकॉज ऑफ दैट। पाकिस्तान टू बिकॉज ऑफ दैट मतलब सुन लो भाई, नहीं समझा? आई मीन जाहिर है, या तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे करेगी या वो बंदा पे करेगा, और कौन करेगा? और पाकिस्तान की गवर्नमेंट फिर लोकली उसके घर से वसूल लेगी, और क्या है। तो उसके घर वाले दें या कुछ भी करें, जो भी करें, और नहीं करेंगे तो तब तक के लिए बंद हो जाएगा, और क्या है, जेल में डाल देंगे उठा के वहाँ पे। तो दिस इज हाउ इट इज दोस्तों, सिंपल, दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। हर जगह पे यही होता है, जो उस कंट्री की जो नेशनल एयरलाइंस होती है उसके जरिए उसको भेज दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तो कोई इंडियन इंटरनेशनल एयरलाइंस है नहीं, तो किसी और के जरिए भेजा जाएगा। डायरेक्ट फ्लाइट तो कोई अमेरिका को बची नहीं है। तो ये सिलसिला है मित्रों। लेट अस सी। अनन्य शुक्ला कह रहे हैं जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बजरंग दल? भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए हो, मेरे लिए नहीं है, सॉरी। सर, डू यू रिमेंबर दैट लंच मुनीर हैड विद, बिल्कुल, बकरे की टांग खाई थी भाई ने। ट्रम्प राइट आफ्टर द जी ऑपरेशन सिंदूर, दिस वाज द प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है, और मुझे ये भी याद है कि उसको वहां पे बड़ा यू नो मटन लेग्स वगैरह ऑफर हुई थी उसको। तो भाई ठीक है, अब उसकी कीमत जरा, ये बात तब भी कही गई थी, नजम सेठी ने एक शो में कही थी कि भाई
अमेरिका में कोई भी लंच जो है वो फ्री नहीं होता है। हर एक लंच की अपनी एक कीमत होती है। तो कि आप भी डॉक्टर साहब, कैन वी ड्राउन दैट गाय इन द ओशन? क्या सो चलता है बॉस, चलता है। क्या कहा जाए? तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे दोस्तों कि ये जो लड़ाई है ना, ये अब मुझे लगता नहीं कि मुझे लगता है बहुत जल्दी दोबारा शुरू हो जाएगी और इनको जितना टाइम चाहिए था, अपनी फोर्सेस को यहाँ पर लाने का, वो इनको मिल गया है। इनकी फोर्सेस ऑलरेडी वहाँ उतर चुकी हैं, कोई ढाई ढाई हज़ार के करीब कोई। मगर इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि ये जो कंट्री है ईरान, ये करीब आप लगाइए इन्होंने पहले वियतनाम में लड़ी थी अमेरिकन्स ने, ये उससे करीब 5 गुना बड़ा है। ये क्या है, ईरान में इन्होंने इराक में लड़ाई लड़ी थी, इराक में, उससे 4 गुना बड़ा मुल्क है। तो आप ये देखिए कि इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री, और उन कंट्रीज में इन्होंने 4 से 5 लाख की इन्होंने फौज उतारी थी, इराक वगैरह में। तो यहाँ तो भी कुछ भी नहीं है। ये जो 50,000 70,000 की बात कर रहे हैं, इससे ये कोई ग्राउंड इन्वेजन पूरे ईरान में तो कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जगह इतनी है, लैंड इतनी बड़ी है, लैंड मास इतना बड़ा है कि कि ये उसको अपने लोगों से कवर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इनको कम से कम 20 लाख की फ़ौज चाहिए। अगर इनको पूरे ईरान पे कब्ज़ा करना है, तो इनको लोग कम से कम 20 लाख की फ़ौज चाहिए होगी, 2 मिलियन की। वो ज़ाहिर है ही नहीं। दूसरी बात ये कि इसके बावजूद भी आपको फाइट करने के लिए एम्यूनिशन चाहिए होगा। वो कहाँ है? एयर सपोर्ट आपके पास होनी नहीं है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के लिए जो कुछ एंटी एयरक्राफ्ट ये मटेरियल यूज़ करेंगे ईरानियंस, उससे बचाव के लिए तुमको कुछ चाहिए होगा ना, वो है ही नहीं। मैंने आज दोपहर के ब्लॉग में बताया कि इनकी हालत क्या है, कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, मेटल्स को लेकर इनकी क्या हालत है। सर दिस इज़ टी मेकर इन द हाँ, डॉक्टर साहब मुझे लगता है आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा था। हुँ। मैं समझ गया आप कि आप जान गए हैं, ठीक है। सो दिस दिस हाउ इट इज़, बिल्कुल। मुझे बुरा लगा एक्चुअली, मुझे बुरा लगा। मुझे टोन बहुत गंदी लगी। उन साहब को एक्चुअली एक चैनल से निकाला गया है और इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और एंटी मोदी हो रहे हैं। डज़न्ट मैटर। सो हैं? डज़ मीनिंग यूपी बिलॉन्ग टू ईरान, मतलब ये क्या बात हुई? अ, हाँ, पर एक पॉपुलेशन तो वहाँ है, शिया पॉपुलेशन तो वहाँ पर है लखनऊ में। तो लखनऊ में भी है एंड अदरवाइज़ भी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता उसका ईरान से क्या लेना-देना होगा, बट व्हाटएवर। हुम, हुम। राहुल महाजन साहब गुड इवनिंग। सो ओके। सो दोस्तों ये सिलसिला है, मुझे लगता है कि इसको हमें अभी ज़रा गौर से देखना होगा आने वाले घंटों में। सुबह 4 बजे के आस-पास की अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जेडी वैंस साहब इस्लामाबाद में उतरेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि वो कुछ घंटे के लिए आ रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर। हो सकता है कि दिन में रुक जाएँ, बट मुझे लगता ये है कि वो कल दिन में ही बाय द इवनिंग निकल जाएँगे वापस। और फिर जो बाकी के लोग हैं, यानी कि जो 2 लोग बचेंगे, जेडी कुशन जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो दोनों बातचीत करेंगे। अब ऑनेस्टली मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन दोनों के साथ में जो पहले की गई बातचीतें हैं, वो सारी फेल हुई हैं, चाहे ओमान की हो, चाहे वो जेनेवा की हो। तो उससे फिर क्या जो ईरानी हैं, वो बात करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो कितने कॉन्फिडेंट होंगे? क्या वो सस्पिशियस नहीं बने रहेंगे हर वक़्त पे? बाय द वे ये इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही है, जो फॉर्मेट अपनाया जा रहा है इस बातचीत का, वो इनडायरेक्ट वाला है, इन द सेंस कि आमने-सामने बैठकर ईरानियों की अमरीकियों से बात नहीं होगी। आप समझिए, जो फॉर्मेट इसमें अपनाया जा रहा है, वो ये है कि इनकी डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। सेरेना में लाकर रखा जाएगा ईरानियों को, जैसे जो अमेरिकन्स हैं, वो अमेरिकन एम्बेसी में रहेंगे, और फिर जो इसाकदार हैं, वो टू एंड फ्रो, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का इधर, इधर का उधर करते रहेंगे। वो अपना दिस इज़ हाउ इफ ईरान डज़ नॉट कम, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, ईरान शुड नॉट कम। ऑनेस्टली मुझे एक बात का ज़रूर लगता है डॉक्टर साहब, कि अगर ईरानी नहीं आते हैं, तो वाक़ई में इससे बड़ा तमाचा शायद अ, अमरीकियों को किसी ने मारा नहीं होगा दुनिया में कभी। इतिहास में कभी इससे बड़ा और इससे तगड़ा तमाचा किसी ने मारा नहीं होगा। ऑनेस्टली मेरा सीरियसली मानना ये है, अगर ईरानियों नहीं नहीं आए ईरानी, तो ये आप मान कर चलिए कि ये टीम अगर एम्प्टी हैंडेड जाती है बिना मिले हुए, दिस इज गोइंग टू बी टेरिबल फॉर देम, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड सिग्नल, सर आई एम आस्किंग व्हाट एरिया ऑफ ईरान इज इक्विवेलेंट टू एरिया। भाई ये मैं नहीं जानता, इस तरह से मैं नहीं कर सकता। आई कांट हैव दैट काइंड ऑफ डेटा। यू कैन कंपेयर दैट इन गूगल यार। मेरे से मुझे मेरा एग्जाम क्यों लेते रहते हो उसके लिए? मैं कहाँ से लो उसके बराबर का इलाका कौन सा है?
तो आप उसका उसका क्षेत्रफल जो है वो देख लीजिए आप, ईरान का, और देख लीजिए भारत में कौन है, मतलब इसमें मेरी क्या ज़रूरत है? स्ट्रैटेजी की बात करो यार। तो ये मसला है दोस्तों, मुझे मैं डोंट माइंड शिंटो बट दिस इज़ टू मच फॉर मी टू आस्क। तो अच्छा, तो ये है किस्सा दोस्तों, मुझे सीरियसली लगता है कि इनकी हाँ इनडायरेक्ट बातचीत होने जा रही है। एम्बेसी में रहेंगे, जो अमेरिकन टीम आ रही है वो डेलीगेशन एम्बेसी में रहेगा, और जो ईरानियन डेलीगेशन अगर आएगा तो इनका इस्लामाबाद में एक ही लोकेशन है, मतलब इस तरह के गेस्ट के लिए या हमारे आप जैसा कोई आदमी चला जाए तो एक ही जगह रहने के लिए, दैट इज होटल सरेना, और कोई जगह नहीं है, और कोई ऐसा होटल नहीं है जिसको आप कंपेयर कर पाएँ कि आप डिसेंटली रह पाएँगे वहाँ पे। तो दैट्स इज़ होटल सेरेना। तो वहाँ पे लोग जो हैं ईरान वाले जो हैं वो रहेंगे। पूरा होटल खाली करा दिया गया है, कोई गेस्ट नहीं है वहाँ पे, सिर्फ़ इन्हीं का इंतज़ार है। आजा मेरे बालमा तोरा इंतज़ार है। अभी तक कोई आया नहीं है। ईरान वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं पहले जाके लेबनान में लड़ाई बंद कराओ, फिर हम आने की बात करेंगे। तब तक के लिए रुकावट के लिए खेद है। वाली बात है, रुकावट के लिए खेद है। तो अब देखिए क्या होता है। सो मित्रों, मुझे यही आपसे कहना था कि फ़िलहाल इंतज़ार करने की बेला आ गई है। वहाँ से जहाज़ निकल चुका है। मुझे तो सवेरे तो इसी में डाउट था कि पता नहीं वहाँ से भाई लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पर अब वो निकल चुके हैं हमास की वहाँ से, अमेरिका से। तो अर्ली मॉर्निंग दे विल बी हियर एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट इफ एट ऑल द ईरानियन टीम कम्स। इफ नॉट, थैंक यू। फिर अपना एक जहाज में जाओ या 2 जहाज में जाओ, सबके सबको जाना पड़ेगा वापस। तो ट्रांसपोर्ट जहाज इनका आया हुआ है C-130 मेरे ख्याल से, तो उसमें जो पूरी सिक्योरिटी वाली टीम आई है वो निकलेगी, और बाकी तो अपने जो ये जेडी वैंस वगैरह जो आ रहे हैं, ये अपने जहाज से वापस हो जाएँगे, अगर कल कुछ नहीं होता है तो। माना ये जा रहा है कि अगर ईरानियंस आ जाते हैं, तो बहुत पॉसिबल ये भी है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन तक फिर यहाँ पर बातचीत चलती रहे। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि लेबनान में लड़ाई बंद हो जाती है, नेतन्याहू मान जाता है, वो मेरा मन नहीं मानता कि ये मानेगा, पूछो क्यों? मेरा मन इसलिए नहीं मानता कि नेतन्याहू नहीं मानेगा, क्योंकि भैया कल है शनिवार और परसों है संडे, यानी कि 12 तारीख। 12 तारीख से इज़राइल में नेतन्याहू के खिलाफ केसेस खुल रहे हैं, सारे करप्शन के केसेस खुल रहे हैं। तो अब संडे से अगर उसके केसेस खुलने हैं, तो मुझे भगवान के लिए ये तो बताओ कि शनिवार को वो बातचीत कैसे शुरू करवा सकता है? वो तो कहेगा भैया ठोको। को बातचीत ना शुरू होने पाए इससे पहले ठोको, लड़ाई जो है वो आगे बढ़े ताकि अपनी जान बचे। अपनी देखिए भाई, मेरी बात सुनो, कोई भी दुनिया का पॉलिटिशियन हो मेरे भाई, एक बात जान लो, कोई भी नहीं कहेगा ये क्या है? ईरान हैज़ सेड दैट द टॉक्स विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स। ये बात उन्होंने क्यों कही है ये मुझे नहीं पता। सर इज़ देयर ए होटल इन इस्लामाबाद? जी, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेरेना होटल, वो इस्लामाबाद में है, वहीं है। पीसी भी है वहाँ पे, पर्ल कॉन्टिनेंटल पीसी भी है वहाँ पे। पीसी तो इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है। तो ये तीनों जगह पे है। तो पीसी है, सेरेना है, ये सारे हैं वहाँ पे। तो चलिए, मित्रों, ये मैं आपको बता रहा था कि मुझे नहीं मालूम ये सिंटो भाई, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है और कितनी रिलेवेंट है मुझे नहीं मालूम, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि ऐसा उन्होंने कहा हो। कम से कम जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तब तक नहीं थी, बट लेट्स सी। और वो ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जेडी वेंस को इनके कहने पे बुलाया जा रहा है, और हालाँकि मुझे उसका भी कोई बड़ा रिलेवेंस नज़र नहीं आ रहा है कि जेडी वेंस का आना कुछ घंटों के लिए, उससे भला ईरानियों की जो शंका होगी इस मीटिंग को लेकर, वो वो दूर कैसे हो जाएगी? या तो जेडी वेंस पूरी की पूरी मीटिंग में रुकता, तो मुझे समझ में आता कि भाई वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर ये भूत-प्रेत जो आ रहे हैं, वो बैठेंगे एम्बेसी में और ईरानियों से डायरेक्टली कोई बातचीत होनी ही नहीं है। वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट है कि पहले शहबाज शरीफ जो है, उनकी मुलाकात होगी दोनों डेलीगेशन से, अगर दोनों डेलीगेशन आते हैं तो। अमेरिकन डेलीगेशन से अलग मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की, और ईरानियन से होगी। और उसके बाद में फिर ये लोग जो हैं वो अपने-अपने अड्डे पे चले जाएँगे, यानी कि अमेरिकन चले जाएँगे अपनी एम्बेसी में, ईरानी चले जाएँगे सेरेना होटल में, और फिर जो अपना ये इसाक डार है, ये दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ अपना लगा रहेगा कि भैया गाड़ी लेके, अच्छा तुमने ये कहा, तुम्हारा वाला कागज़ ये लो, उनका वाला कागज़ लिया, भाई साहब ये देखो ये कह रहे हैं ये लो, ये वो सारे दिन अपना करता रहेगा। और माना जा रहा है कि इसको करते-कराते में, बिकॉज़ उन लोगों को अपने-अपने अपनी कंट्रीज़ में भी लगातार बात करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग वहाँ पे टाइम लग जाएगा इनको। मान लीजिए कोई किसी को तेहरान से जवाब लेना है, तो उनको वाशिंगटन से जवाब लेना है, और वहाँ पे कोई उनको
फर्दर आपस में पहले बात करने की ज़रूरत है, तो फिर वो मामला लटक जाएगा और लटक जाएगा तो ये होगा कि लंबा चला जाएगा। लंबा चला जाएगा मतलब 2, 4, 6 दिन बड़े बार, 2 हफ्ते का टाइम है, तो 2 हफ्ते में से 3-4 दिन तो निकल ही गए हैं। तो माना जा रहा है कि लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि टाइम का भी क्या है, टाइम तो आगे पीछे बढ़ा लिया जाएगा। मान लीजिए 15 दिन खत्म हो रहे होंगे, तो ट्रंप का क्या यार, फिर से कह देगा 1 हफ्ता और बढ़ गया, यू नो, मोगाम्बो खुश हुआ, तो वो हो जाएगा काम। वहाँ तो खाली ज़ुबान ही हिलानी है। तो वो लेट अस सी, बट मुझे सीरियसली लगता है कि उस केस में कि ये बातचीत अगर जारी होती है, तो हो सकता है कि लंबी चल जाए, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन जो भी चले। मगर हाल-फिलहाल ईरानी नहीं आ रहे हैं और जो शर्त है, उसको मानने वाला अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, ज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दिस ड्रामा सर, लेबनान पे अटैक नहीं रुकने वाला और ये जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है फ़लस्तीन को लेके, नॉट इवन मेंशन एनीवेयर, दिस लुक्स लाइक अ रकस। मुझे ये भी लगता है डॉक्टर साहब, ज़रा इस बात को एक और तरह से देखिए, ये भी तो हो सकता है कि ये पाकिस्तानी खुद भी नहीं चाहते हों कि ये बातचीत सक्सीड हो, क्योंकि सक्सीड होने का मतलब ये होगा कि सऊदी जूता खाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? पैसे देने की नौबत आएगी, जूते खाने पड़ेंगे सऊदी से, यूके यूएई से, सबसे। क्योंकि इस बात के सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि सीधा-सीधा यूएई के और सऊदी इंटरेस्ट पर हमला, खतरा। तो ये बहुत पॉसिबल है कि जो ये पंगा ले रहे हैं कि इधर का उधर, उधर का इधर, जो झूठ-मूठ फैला रहे हैं पाकिस्तानी, उसके पीछे रीज़न ही यही हो कि ईरान बिदके और ना आए। नहीं आएगा, बातचीत नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, समझौता नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, हमारी जान बची रहेगी। यू नो, तो दिस इज क्वाइट बी पॉसिबल बिकॉज़ ये दिस इज वेरी टिपिकली नेचर ऑफ पाकिस्तानीज़। इनका जो जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इतना ही सोच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। इसी तरह बात करते हैं, सोचते हैं ये। तो बहुत पॉसिबल ये भी है कि कुछ इस तरह का गेम ये लोग खेल रहे हों, कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा करो, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से कल ख्वाजा आसिफ का जो ट्वीट आया था इज़राइल के अगेंस्ट, मुझे बताओ उसका क्या क्या तुक थी? क्या ये टाइमिंग थी? क्या ये तुक थी? मैं मतलब उस ट्वीट की क्या ज़रूरत थी? लेकिन गालियाँ दे-दे के उसको उकसाया गया इज़राइल को कि इज़राइल नोटिस करे, हमारी बात को देखे और गाली दे, पलट के, चढ़ के आए। चढ़ के आएगा तो शांति होने नहीं देगा, चढ़ के आएगा तो लेबनान पे बॉम्बिंग बंद ही नहीं करेगा और फिर आप देख लीजिए आपके सामने क्या है हालात। इनफैक्ट लेबनान से मैं आपको बताऊँ कि जब मैं पढ़ता था जर्मनी में ना, तो हमारे साथ में एक कन्या पढ़ती थी, रेन यूसुफ वाज़ फ्रॉम लेबनान। वो मुझे अभी तक याद है, अच्छा खासा बढ़िया से बेली डांस करके दिखाया करती थी हम लोगों को। तो गुड इवनिंग चंदन भाई। और वो उसने बाद में पेडागॉजी में पीएचडी किया था फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से। हम लोग फ्राइबर्ग में थे, उसने फ्रैंकफर्ट से पीएचडी किया था जाके। और फिर उसने जो लास्ट आई हर्ड ऑफ हर वाज़ कि उसने किसी लेबनीज़ के डिप्लोमेट से शादी की थी और शादी करके शायद वो अमेरिका चली गई थी। तो आई हैव टू एक्चुअली चेक आउट कि वो कहाँ घूम रही है आजकल, मस्ती मार रही है। बट अब तो उसके साथ बच्चे अच्छे हो गए 1-2। लेकिन शी वाज़ अनदर। तो मुझे बेसिकली जो फंडामेंटल पॉलिटिक्स जो अरब कंट्रीज़ के बीच की है, इसका अंदाज़ा मुझे इस लड़की से हुआ था, योन रसूल से, योन रेन यूसुफ से हुआ था। शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट इट। तो दैट इज़ व्हाई मुझे थोड़ा-सा इनका प्रैक्टिकली इनका ज़मीन का अंदाज़ा है कि ये लोग एक-दूसरे के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये है। तो दोस्तों, मैं लेता हूँ फिर अभी फ़िलहाल के लिए आपसे फिर से इजाज़त, थोड़ी देर में फिर हाज़िर होता हूँ आके एक और सब्जेक्ट लेकर। लेकिन तब तक के लिए मुझे ये देखिएगा कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ईरानियों का जवाब अभी कोई आया नहीं है और मुझे कोई उम्मीद नज़र आती नहीं है कि उनका जवाब आएगा। सो लेट अस सी व्हिच वे इट गोज़। पहले बस यही कि आप लोगों में से जो लोग नए हों और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यार वो कुरमुले की तरह से यार प्लीज़ तंग मत करना, बाय गॉड। बाय-बाय, टेक केयर।